तो बात करेंगे 5 की बात में पुतिन की पश्चिमी देशों को परमाणु धमकी और साथ साथ इजरायल की नई चाल। तो आइए देखते हैं इसका विस्तार। तो राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों को परमाणु धमकी दे दी है और साथ साथ इजरायल अब एक नई चाल चल रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह पर हो रहे हमले के साथ साथ अब इजरायल लेबनान में जमीनी आक्रमण की तैयारी में है। वही पुरानी गाजा वाली चाल है। तो पहले रूस की खबर को समझते हैं विस्तार से। रूस पर बढ़े यूक्रेन के हमलों से व्लादिमीर पुतिन तिलमिला गए हैं। पुतिन ने यूक्रेन के बढ़े हुए हमलों पर बोलते हुए पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर रूस पर पारंपरिक मिसाइलों से हमला किया गया तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि रूस पर किसी भी परमाणु शक्ति की मदद से किए गए हमले को संयुक्त हमला माना जाएगा। तो आइए देखते हैं कि पुतिन ने क्या क्या कहा है। पुतिन की एटमी धमकी है, पश्चिमी देशों को एटमी हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी उन्होंने दी है और बढ़े हुए खतरे को देखते हुए कहा है कि ये कदम जो है वो ज़रूरी है। यूक्रेन को नेटो ने घातक हथियार मुहैया कराए हैं, ये कहना है रूस का। मिसाइल हमला अगर हुआ तो यूक्रेन ही नहीं पश्चिमी देश पर भी निशाने पर होंगे, रूस ने ये कहा है व्लादिमीर पुतिन ने। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर पुतिन ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या है इसके पीछे की कहानी। तो ये सच है कि 2.5 साल से ज़्यादा से चल रही रूस और यूक्रेन की जो जंग है, इसमें यूक्रेन ने रूस पर कई घातक हमले किए हैं, मिसाइलों से हमले किए हैं और एक महाशक्ति के तौर पर रूस की हैसियत घटी है। एक एक करके कुछ बड़े हाल में हुए यूक्रेनी हमलों को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कुर्स्क पर हुए हमले। कुर्स्क पर यूक्रेन का हमला अगस्त 2024 में हुआ। यूक्रेन की सेना बॉर्डर पे जो कुर्स्क क्षेत्र है उस पर हमला करने के 1 महीने से अधिक समय से भी वहां पर बनी हुई है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, मैप के जरिए आप देख रहे हैं कि जो कुर्स्क का इलाका है वो कहाँ पे है। ये रूस और यूक्रेन के बॉर्डर का इलाका है। ये माना जा रहा है कि यूक्रेन ने कुर्स्क के क्षेत्र में अपना मोर्चा मजबूत कर लिया है और यूक्रेन ने इसी साल अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से रूस पर सबसे बड़ा विदेशी हमला किया था। इस दौरान यूक्रेन की सेना ने कुर्स्क के क्षेत्र में तेजी से कब्जा अपना बनाया था और वो वहां पर बनी हुई है। चलिए अब ये तस्वीरें बदल कर दिखाते हैं। सितंबर 2024 की है। ये मॉस्को पर, रूस की राजधानी पर यूक्रेन का ड्रोन हमला। तब भी ये बहुत खतरा बढ़ा था कि अब इसके बाद रूस की क्या प्रतिक्रिया होगी। यूक्रेन ने रूस के मॉस्को पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया जिसमें दर्जनों घर बर्बाद हुए। ये ड्रोन हमला मॉस्को पे था। इस घटना के बाद से वहां पर से 50 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा, जबकि रूस ने कम से कम 20 ड्रोन को मार गिराने का इस पे दावा किया। इससे ये साफ हुआ कि दोनों देशों के बीच में तनाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद अभी सितंबर में ही, इसी साल 2024 के ही सितंबर में ही रूसी सैन्य भंडार पर यूक्रेन ने हमला किया। ये ट्वेर के इलाके में हुआ है। ट्वेर में जो रूसी सैन्य भंडार है उस पर यूक्रेन का जो हमला हुआ उसमें ज़बरदस्त हमला हुआ और ये रूस की सीमा से सिर्फ 500 किलोमीटर की दूरी पर है। मंगलवार रात यूक्रेन ने ड्रोन हमले में रूस की सीमा से 500 किलोमीटर दूर स्थित ट्वेर प्रांत के टोरोपेट्स में एक बड़े रूसी सैन्य भंडार को निशाना बनाया था और ये हमला जो है वो इतना शक्तिशाली था कि वहां पर रखे हुए मिसाइल और जो गोले हैं वो फटने लगे, जिससे इस पूरे इलाके में भूकंप जैसा महसूस हुआ। तो ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जो ये हमला किया गया है। तो पुतिन ने इस एटमी हमले की जो धमकी है वो अभी जो दी है वो ऐसी धमकियां वो पहले भी दे चुके हैं कई बार।
लेकिन इस बार क्या अलग है ये भी देखेंगे कि अब कितना गंभीर है रूस और कितना बड़ा है ये खतरा। वैसे मार्च 2024 में अमेरिका को ये चेताया था कि यूक्रेन में वो सेना ना भेजें। जून 2024 में उसने पश्चिमी देशों को एक धमकी दी थी और अगस्त 2024 में अमेरिका को एटमी धमकी दी थी। अब ये फिर एक बार कह रहे हैं कि अगर रूस पर इस तरह के हमले होते रहे तो फिर वो परमाणु हमले से पीछे नहीं हटेगा। पर इसके साथ साथ ये देखना है कि रूस जो है उसके पास जो परमाणु हथियारों का भंडार है, एटमी भंडार, वो कितना बड़ा है। ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स के मामले में रूस के पास सबसे बड़ा एटमी भंडार है दुनिया में। रूस के पास 5580 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और ये आंकड़े जो हैं वो अमेरिकन साइंटिस्ट्स की जो संस्था है FAS उसके द्वारा दी गई हैं। इनमें से 1710 न्यूक्लियर वॉरहेड्स अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। 870 लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल हैं, यानी कुछ ज़मीन पे रखी हुई हैं जो सीधे मार करती हैं। 640 सबमरीन से चलने वाली मिसाइलें हैं जो पनडुब्बियों पर रखी हैं और वहाँ से सीधे मार कर सकती हैं। और 200 न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं वो सैन्य ठिकानों पर तैनात हैं। पुतिन ने ये भी कहा है कि वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के नियम में भी बदलाव करेंगे। तो क्या है ये नियम और क्या बदलाव होगा ये भी आपको बता देते हैं। पुतिन ये कह रहे हैं कि अगर रूस के बड़े इलाके में या बड़े पैमाने पर रूसी इलाके में मिसाइल या ड्रोन का हमला होता है जिसमें देश की संप्रभुता पर गंभीर खतरा आ सकता है, तब भी रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेहमान पूर्व राजदूत अशोक सजनहार। बहुत धन्यवाद आपका। सजनहार साहब, रूस ने ये जो धमकी दी है, कुछ नियम बदलने की भी बात की है, पर इस धमकी को कितनी गंभीरता से लिया जाए? पश्चिमी देशों की टेंशन इससे कितनी बढ़नी चाहिए और रूस ऐसी धमकी अभी क्यों दे रहा है? जी बहुत धन्यवाद नगमा। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो ये पहले भी रूस ऐसे धमकी देता रहा है। मैं समझता हूं इससे ये एक अगर वॉर टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो इसको स्ट्रेटेजिक डिटरेंस कहा जा सकता है। जो ये दूसरे देशों को बताना, जो अगर आप ये कदम उठाएंगे तो इसका नतीजा ये आपको भुगतना पड़ेगा। और इससे मैंने देखा है, आपने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, जो जब पश्चिमी देश कुछ ज्यादा घातक हथियार यूक्रेन को देने का प्रयास करते हैं तो ऐसी चेतावनी, ऐसी वार्निंग रूस दे देता है जिससे कि ये देश जो हैं इतने घातक हथियार नहीं दे। आपको याद होगा हिमार जो मिसाइल्स था उसका भी ये कहा गया, एयरक्राफ्ट का ये कहा गया। तो इस तरीके से उसने जो पश्चिमी देश हैं वो उनकी जो सहायता है वो उसको कम ही, ज़्यादा नहीं बढ़ने दी, उसको कम ही रखा। और यही कहा जो जब यूक्रेन हमला करता है तो वो केवल अपने डिफेंस के लिए हमला करे, वो रूस के क्षेत्र में नहीं करे। परंतु अब हम देख रहे हैं, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये कुर्स्क में जो गए हैं और वहां पर मॉस्को में जो ड्रोन्स आए हैं। देखिए, कुर्स्क में जब 5 अगस्त को यूक्रेन की सेना गई थी तो ये समझा जाता था जो एक सप्ताह में रूस उनको वहां से बाहर निकाल कर देगा, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ह्यूमिलिएशन, बहुत तिरस्कृत होने की बात थी। परंतु अभी कितना, 2 महीने के आसपास होने को आ गए हैं, अभी तक नहीं कर पाया है। तो मैं समझता हूं ये साइन है फ्रस्ट्रेशन का, ये साइन है डेस्परेशन का। और ठीक है, इसको सीरियसली तो लेना चाहिए। आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए, पश्चिमी देशों को सीरियसली तो लेना चाहिए, परंतु फिर भी ये धमकी है जो पहले भी दी जा चुकी है। और अगर बार बार एक धमकी दी जाए और उसके ऊपर कार्यान्वयन नहीं किया जाए तो उस धमकी का मूल्य बहुत कम हो जाता है। ओके, लेकिन अभी जो वो परमाणु नियमों में बदलाव की बात भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल की उन्होंने अपनी मीटिंग की और कहा है कि हम इसमें बदलाव करेंगे, तो ये क्या अहम बदलाव हैं और इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है और कितनी इसकी संभावना या आशंका बढ़ जाती है कि वो इस तरह का कुछ कर सकते हैं? देखिए नगमा, अभी तक जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है उसमें बहुत ही देयर इज ग्रेट लैक ऑफ क्लैरिटी। वो कह रहे हैं जो अगर कोई पहले था नॉन न्यूक्लियर स्टेट, अगर उनके ऊपर हमला करेगी तो वो उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग नहीं करेंगे। अभी वो कह रहे हैं जो अगर नॉन न्यूक्लियर स्टेट जैसे यूक्रेन है
उसकी अगर सहायता कोई ऐसी स्टेट करती है जो कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, तो वो फिर इसको ऐसे समझेंगे जो इनका ये साझा अटैक है, साझा हमला है। क्योंकि ये और भी ये सच है फिर कि अमेरिका या नेटो के जो दूसरे देश हैं वो हथियार दे रहे हैं ज़ेलेंस्की को, और उन्होंने ये परमिशन भी मांगी है कि वो रूस के खिलाफ मिसाइल इस्तेमाल की परमिशन उन्हें दी जाए। कई घातक हथियार हैं जिसके इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है अभी, तो शायद इसलिए भी रूस बौखलाया हुआ है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और इसमें यह भी है, देखिए, अगर ये वाला चेंज हो जाता है, बदलाव आ जाता है उनके न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में, नगमा, तो इसका ये मतलब होगा जो अभी अमेरिका अगर सहायता कर रहा है यूक्रेन का जी रूस के साथ युद्ध में, तो मतलब वो फिर न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर सकते हैं यूक्रेन के ऊपर। और मेरे विचार से ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये होगा, अगर आपका किसी देश से युद्ध हो रहा है, जी तो सबसे पहला थोड़ी होता जो आप न्यूक्लियर वेपन्स अपना इस्तेमाल करना शुरू कर जी देंगे। जी हालांकि ये तो इसीलिए युद्ध मेरे जो ख्याल है से बहुत लैक ऑफ क्लैरिटी है बहुत लैक इसमें। ऑफ क्लैरिटी और बिल्कुल मान्य नहीं है। जो ये हल है इस युद्ध का वो बातचीत से ही निकलेगा। ये बार बार भारत का पक्ष भी रहा है और भारत ने दोनों देशों से इस पर बात भी की है। बहुत धन्यवाद आपका अशोक सज्जनार हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक युद्ध इस तरफ है, लेकिन युद्ध का दूसरा मोर्चा जो है वो वेस्ट एशिया में है, पश्चिमी एशिया में है, जहां पर अब नई चाल चल रहा है। इजराइल लेबनान के खिलाफ और शायद जमीनी आक्रमण की कर रहा है तैयारी। इस ब्रेक के बाद और अब बात इजराइल के बढ़ती हुई आक्रामकता की। इजरायली सेना ने गाज़ा में वाली चाल अब लेबनान में वो चलने की कोशिश कर रही है, और वहाँ पे भी अब वो हो रहा है जो पिछले दिनों गाज़ा में दिखाई दिया। इजरायली सेना ने फ़िलिस्तीन के गाज़ा में काफ़ी तबाही मचाई है 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले का बदला लेने के लिए, और अब दिख रहा है कि यही लेबनान में भी हो रहा है। अब आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें, लेबनान की तस्वीरें। तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि कैसे लोग लेबनान छोड़कर निकल रहे हैं हिजबुल्लाह हमलों के लिए। जिन हथियारों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है वो हैं रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन और लंबी दूर तक मार करने वाली गन। हिजबुल्लाह ने हाइफा के आसपास के इलाकों तक इसराइल के अंदर उसकी एयर डिफेंस साइट को निशाना बनाने के लिए रॉकेट और मिसाइल हमले किए, जिनसे इसराइल को नुकसान हुआ, लेकिन कितना इसकी पुख्ता जानकारी नहीं। अब तक हिजबुल्लाह कम से कम 8000 रॉकेटों और मिसाइलों के हमले कर चुका है। इसके अलावा लेबनान के अंदर से हिजबुल्लाह ड्रोन और लंबी दूरी तक मार करने वाली गन से भी हमले कर रहा है, लेकिन उनकी मार बहुत अंदर तक नहीं हो सकती। लिहाजा रॉकेट या मिसाइल ही हिजबुल्लाह के प्रमुख हथियार हैं। अब आपको दिखाते हैं एक नक्शा। तो इस मैप में देखिए कि गुलाबी रंग का जो क्षेत्र दिख रहा है, नक्शे के अंदर गुलाबी रंग का जो क्षेत्र दिख रहा है, उसमें लेबनान की सीमा से लगी उत्तरी इजराइल की ये वो पूरी पट्टी है। वो इलाका है जहां से पिछले साल हमास के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल ने अपने नागरिकों को हटा लिया, क्योंकि हमास के खिलाफ युद्ध के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के इन इलाकों में अपने हमले शुरू कर दिए थे। करीब 1 लाख इजरायली नागरिकों को इन जगहों से विस्थापित किया गया, लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में इजराइल ने अपने लक्ष्य में से एक ये तय किया कि वो इन इलाकों में अपने नागरिकों को फिर बसाएगा। इसका दबाव बनाने के लिए इजराइल बीते कुछ दिनों में हिजबुल्लाह पर आक्रामक हो गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए किए गए पेजर और वॉकी टॉकी धमाके जो है वो इसी का हिस्सा हैं, लेकिन इजराइल ने इसके फौरन बाद हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए लेबनान को ही बमबारी से पाट दिया है। इस ग्राफिक में आप देखें कि इजराइल किस कदर दक्षिणी लेबनान को पूरी तरह से अपने लड़ाकू विमानों की चपेट में ले चुका है। इसके अलावा वो अपनी सीमा से लगे लेबनान के इलाकों में तोपखानों और ड्रोन से भी हमले कर रहा है। तबाही की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि इजराइल ने लेबनान पर जो हमले किए हैं उससे कितनी तबाही मची हुई है। तो हमारे साथ इस वक्त आप जुड़ रहे हैं विदेश मामलों के जानकार, खास करके पश्चिमी एशिया मामलों के जानकार कमर आगा। कमर आगा साहब, लेबनान पर जिस तरह के हमले अब कर रहा है इजराइल, गाज़ा में भी कुछ वही दिखा और लग रहा है कि वो गाज़ा वाली चाल अब यहाँ लेबनान में चलने की कोशिश है और ज़मीनी हमले करने की तैयारी में है। क्यों ज़रूरत पड़ रही है ज़मीनी हमले की? देखिए, कई चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना यह है, जैसा आपने बताया, कि जो इजरायली नॉर्थ इजराइल से मकान छोड़कर दूसरी जगह उनको ले जाके होटलों और तमाम उसमें बसाया गया था, क्योंकि हिजबुल्लाह की लगातार वहाँ पे फायरिंग हो रही थी, मिसाइल और ड्रोन्स और इन सब चीज़ों से उनको वापस लाना। दूसरी बात यह है
कि उनका मानना यह है कि अब इसको वापस लाने के लिए ज़रूरी है, जो आपने अपनी लाइन दिखाई है इज़राइल और हिज़्बुल्लाह बॉर्डर की, इस एरिया पे बफर ज़ोन बनाना है। तो इसलिए उनके जो आर्मी चीफ हैं, उनका स्टेटमेंट आज आया है कि वो वहाँ पे एक अपनी सेना जो है वहाँ पे जल्दी ही जाएगी और जाके वहाँ पे उस तो एरिया को पहले तो खाली कराना है। तो सेना जो है उसका मकसद ये रहेगा कि वो बफर जोन को सिक्योर करे। बफर जोन को सिक्योर करे, फिर वहीं से अटैक भी होगा, इस तरीके से टैंक्स भी होंगे और दूसरी चीजें भी होंगी। वो रिहायशी है, वहाँ पे बहुत से गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, पहाड़ी एरिया है भी है वहीं पास में चारों तरफ। तो वो उन सब में पहाड़ के नीचे जो है हिजबुल्लाह ने अपनी टनल बना रखी हैं, जहाँ पे उनका वेपन सिस्टम है। तो बहुत से काम करेगी, यानी हिजबुल्लाह का प्लान, इनका प्लान ये है कि हिजबुल्लाह को हमेशा के लिए खत्म करना। लेकिन क्या ये अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कर पाएंगे? इसी के 1 साल से ये युद्ध लड़ रहे हैं गाजा के अंदर और अभी तक इनको पूरी तरीके से हमास को खत्म नहीं कर पाए। हिजबुल्लाह उनसे ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरी बात ये है कि कैजुअल्टी भी बहुत होगी, ऑलरेडी इतनी ज्यादा लेबनान में हो रही है। एक रिहायशी एरिया में बॉम्बिंग हो रही है, तो उसकी वजह से लोग बहुत मर रहे हैं। तो लेबनान में जो रिपोर्ट रिहायशी एरिया में बॉम्बिंग हो रही है और आम लोग मर रहे हैं, इस पर दुनिया खामोश है, तमाम बड़े, क्योंकि ये सिविलियंस हैं। और लेबनान के ऊपर हिजबुल्लाह पर अटैक एक अलग बात है, कमर आगा साहब, पर लेबनान पर भी हमला जो वो कर रहे हैं, उसके ऊपर किस तरह के इंटरफेरेंस की उम्मीद है? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जी मुझे नहीं लगता। उन्हीं ने एक प्रपोजल अमेरिकन ने दिया है, जिसमें उन्हीं ने कहा है कि ये दोनों हिजबुल्लाह और हमास दोनों जगह का सीज फायर प्रपोजल, जिसको अभी थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने रिजेक्ट कर दिया। इजराइल किसी तरह की मध्यस्थता पे इस वक्त विश्वास नहीं रखता, वो बातचीत करने पे तैयार नहीं है किसी भी तरह से। और उनका ऐसा लगता है नगमा जी कि ये वो युद्ध रुकेगा नहीं, ये फैलता हुआ नजर आता है। इजराइल ने पहले भी कहा कि जो मेन कल्प्रिट है वो ईरान है, जी। तो डर इस बात का है कि कहीं ईरान तक न फैल जाए, और अगर ईरान तक जाएगा तो फिर पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। कि ईरान का कहना यह है कि वो अमेरिका में तो बॉम्बिंग करेगा नहीं जाके, लेकिन अमेरिकन ट्रूप्स जो उस क्षेत्र में है उनको एयर अटैक करेगा और तेल की सप्लाई को डिस्टर्ब करने की बात की है। और उससे जो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तमाम इकोनॉमी को, तेल की कीमत बहुत बढ़ अभी भी ये जाएगी। तस्वीरें जो दिख रही हैं वो वहाँ पे, ऐसा है कि जी जी, जो ये तस्वीरें दिख रही हैं वो वहाँ के तबाही की दिख रही हैं, लेबनान की तबाही की दिख रही हैं। आम लोगों पर हमले हो रहे हैं और गाजा में भी हमने देखा था कि सेना इसी तरह से चली गई थी, ज़मीनी हमले कर रहे थे, तो वहाँ पे भी ज़मीनी एयर स्ट्राइक्स थे, यहाँ पे भी एयर स्ट्राइक्स हो रहे थे। पर अब ज़मीनी हमले जो हो रहे हैं उससे कितनी ज़्यादा यहाँ पे आपको लगता है कैजुअल्टी, तबाही और बढ़ेगी, ये जो प्लान है इनका? बहुत ज्यादा। ऑलरेडी इतने हो चुके हैं जख्मी लोग कि लेबनान उनको कोप नहीं कर पा रहा। लेबनान ने अपील की है आसपास के देशों से, उनकी मदद मांगी है, और एक रिपोर्ट ये भी है कि उनको दूसरे मुल्कों में लेके जाया जाएगा। इसलिए कि छोटा सा मुल्क है, 5 मिलियन की पॉपुलेशन है, जिसमें 1 मिलियन से ज्यादा जो है वो सीरियन रिफ्यूजी भी वहाँ के आ गए हैं। बहुत खूबसूरत मुल्क है, बेइंतहा पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ के ऊपर। और फिर उसके अलावा ये कि उन्हीं ने उनकी फाइनेंशियल सेंटर एक जमाने में होता था वहां से, लेकिन सन 75 से लेके अब तक बार बार उनके ऊपर अटैक होता रहता है इसराइल का। कभी इंटरनल सिविल वॉर 73-4 साल चली, 5 साल, फिर उसके बाद से इसराइल के हमले 82 में इसराइल ने कब्जा कर लिया था बेरूत पे। फिर साउथ लेबनान में भी उनका कब्जा रहा बहुत दिनों तक। हिजबुल्लाह का गठन ही इसलिए हुआ था कि इनके कब्जे को हटाने का, और उसमें उनको कामयाबी। तो वो लोग तंग आ चुके हैं जी। और लेबनान में म्यूजिक, बिल्कुल, लेबनान में इस वक्त बहुत ही एक खूबसूरत मुल्क है, आपने जैसा कहा, पढ़े लिखे लोग हैं, आर्ट और कल्चर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बार बार इन हमलों से तबाह हो रहा है लेबनान, और ये तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। कमर आगा साहब, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।